हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो एनसीवीएफ के स्टूडेंट हैं, या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं और वो अपना थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी की जो एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली किस तरीके से कर सकते हैं। तो चले गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों की जो हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है पहले उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आज की जो ये पहली क्लास है इसके अंदर हम जो आप लोगों के जो फर्स्ट यूनिट यानी पहला जो लेसन है उसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चले गए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी का जो सिलेबस है, किसकी चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अपनी A4 साइड शीट पर इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पहले से ही लिख लेंगे, तो आप सभी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अपनी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, ये थर्ड सेमेस्टर की आपकी हिस्ट्री की बुक है जो कि डिसिप्लिन यानी मेन सब्जेक्ट के रूप में है। और ये हिस्ट्री है, आपको कब से कब तक की हिस्ट्री पढ़नी है, तो सन 1200 से 1700 तक की हिस्ट्री पढ़नी है। ये अध्ययन सामग्री आप लोगों की यानी पूरी बुक है हिस्ट्री की, बीए प्रोग्राम कोर्स की, एनसीवेब रेगुलर और एसवेल तीनों का सेम सिलेबस है, क्योंकि सीबीसीएस मोड का आप लोगों का सिलेबस है। तो ये आप सब की जो चैप्टर की विषय सूची भी है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सभी के यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ना है कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में आप सभी को बताएं दिल्ली सल्तनत में आपको तीन तो वंश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहला स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, और जो तीसरा है आप लोगों का तुगलक वंश। ये तीन तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि इससे आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आप लोगों के पक्का आएंगे। इसके बाद में क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जैसे जैसे हम ये देखेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होगा वैसे ही क्षेत्रीय राजाओं का उदय होगा। तो इसके अंदर हम अलग अलग जो राजपूत राज्य हैं उनका उदय के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में आगे चल के फिर मुगल साम्राज्य किस तरीके से आता है शासन में, तो इसमें हम लोगों को मुगल साम्राज्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने क्लास 12th में हिस्ट्री में पढ़ा है। पहले बाबर के बारे में, फिर हुमायूं के बारे में, फिर अकबर के बारे में, फिर इसके बाद में जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां के बारे में। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो आप सभी को पता है कि औरंगजेब का नाम यहाँ मैंने नहीं लिया है, क्योंकि औरंगजेब के लिए आप लोगों के लिए अलग से यूनिट बनी हुई है। तो भाई औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और अकबर की जो शासनकाल में उसकी राजपूत नीति है, धार्मिक नीति है, ये भी बार बार आपसे पूछी जाती है। इसके बाद में मुगल काल की कला, तो आप सभी को पता होना चाहिए मुगल काल के अलग अलग कलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्थापत्य कला में 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, एक अकबर के बारे में, दूसरा शाहजहां के बारे में। इसके अलावा कई बारी आप सभी से मुगल काल के कला के अंदर ही चित्रकारी के बारे में पूछा जाता है जो जहांगीर की है। तो आप इसके अलावा मुगल काल की क्या क्या महत्वपूर्ण कला रही है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में मुगल साम्राज्य की क्या क्या संस्कृति थी, क्या क्या समाज था, और धर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो इस्लामिक धर्म, और दूसरी बात आप लोगों को अकबर द्वारा चलाई गई जो सुलह कुल की नीति थी वो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगले यूनिट की ओर हम बात करते हैं तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, साथ ही साथ वहाँ की सैनिक व्यवस्था के लिए भी मनसबदारी व्यवस्था। इसके बाद में मुगल काल में किस तरीके से, जैसे इक्ता प्रणाली सल्तनत काल में थी दिल्ली सल्तनत में,
वैसे ही मुगल काल के अंदर हम मनसबदारी व्यवस्था को देखते हैं, तो इस व्यवस्था के अंदर किन राजाओं ने किस तरीके से मुगल काल के अंदर, भाई जैसे अकबर था, अकबर ने क्या किया था, जजिया कर, तीर्थ कर समाप्त कर दिया था, और उस समय की जो अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा बोझ इस वजह से बढ़ भी गया था। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके बाद में औरंगजेब ने पुनः दोबारा से इन करों को जो अकबर द्वारा हटाए गए थे उन करों को दोबारा से पुनर्स्थापित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर फिर से बात करें तो इस दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको तीन वंशों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने पहले दास वंश देखा, पहले मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपने दास वंश देखा, हालांकि मैं आप लोगों को सिलेबस समझाने के लिए एक अलग से अच्छी सी वीडियो सेपरेट पूरे के पूरे राजाओं के बारे में डायग्राम के साथ में मैं आपको समझाऊंगा, पर दास वंश में भी आप लोगों को 4 राजाओं के बारे में या 1 रानी 3 राजाओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और रजिया सुल्तान। ये 4 राजा तो इसके इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में फिर आगे सल्तनत काल में हम अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी है, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो किए गए सुधार थे अपने प्रशासनिक के, उसके बारे में क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है। क्षेत्रीय राजाओं के उदय के क्या कारण थे, ऐसे क्वेश्चन, और क्षेत्रीय राजाओं के उदय होने के बाद में क्या परिणाम निकले, इसके बारे में। मुगल शासन के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई मुगल शासन की क्या क्या परिणाम रहे, मुगल शासन ने किस तरीके से भारतीय सल्तनत पर काम किया, मुगल शासन किस तरीके से कमज़ोर पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति अगर हम देखें तो बहुत बार पूछी जाती है, और लास्ट बार भी आप सभी का, जैसे आप तो अभी फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे होगे, तो लास्ट ईयर जो भी बच्चे थे, मतलब अब तो 2022 हो गया, लास्ट ईयर 2021, अभी ये देखो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 11 फ़रवरी है। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, 11 फ़रवरी है, और ये लास्ट ईयर जब आप लोगों का असाइनमेंट हुआ था या ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हुआ था, 2 पेपर हुए थे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो मार्च में हुए थे वो असाइनमेंट हुए थे, और उसके बाद में फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हुआ था। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी और असाइनमेंट में भी औरंगजेब की जो दक्षिण नीति पूछी गई थी, तो इस साल भी इसकी पूछे जाने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको पक्का प्रिपेयर करें। प्रिपेयर कैसे करना है, नोट्स हम अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड भी करते रहेंगे, कौन सी टॉपिक बनानी, कैसे हेडिंग बनाना है। आज जब आप अपनी ये वीडियो देखेंगे तो आज हमने एक टॉपिक को लिया भी है कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी। इन शॉर्ट में ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसकी यूनिट अगर मैं आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा तो 5 से प्लस वीडियोज़ आप लोगों की आएगी, जो कि आपकी 15-15 मिनट से प्लस की होगी, जिसके अंदर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से नहीं हुई। स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तो भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में आप सभी को पता है कि जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है उसका श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। अब भाई मोहम्मद गौरी किस तरीके से दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के तख्त तक पहुंचा, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो भाई आप सभी को पता है कि भाई 2 शासक, पहली बात तो जो तुर्की का था, गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी, कहाँ का, गजनी का, और दूसरी ओर हम बात करते हैं दिल्ली का जो उस समय का शासक था पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में 2 युद्ध होते हैं, जिसमें पहले युद्ध के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को पराजय कर देते हैं और उन्हें जीवित छोड़ देते हैं। परंतु जैसे ही सेकेंड वॉर होता है उसके अंदर जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं, और इसके बाद में दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है उनके हाथ में आ जाती है। अब मोहम्मद गौरी जो है उसके पास में 3 बड़े प्रदेश आ चुके थे। पहला गजनी के वो खुद शासक थे, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मुल्तान जो कि पाकिस्तान में, मुल्तान जिसको कुबाचा को शासन देते हैं, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है, गजनी, और इसके बाद में एक है दिल्ली सल्तनत। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में 3 ऐसे शासक या कह सकते हैं सैनिक अधिकारी थे जो इसकी शासन चलाने में मोहम्मद गौरी की मदद करते थे। तो मोहम्मद गौरी जो था, जब इसकी मृत्यु हुई तो उनका कोई भी बेटा नहीं था, और बेटा ना होने की वजह से उनके 3 बड़े जो ये प्रदेश थे शासन के, उन्होंने अपने 3 जो है सैनिक अधिकारी को दे दिया। दिल्ली जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, गजनी
जो है वो एल्दोज को दिया गया और मुल्तान जो है कुबाचा को दिया गया। तो इस तरीके से मोहम्मद गौरी जो है अपने शासन को बांट देता है, या मोहम्मद गौरी का शासन जो है बट जाता है और दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनका आगमन होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बैकग्राउंड स्टडी है उसके बारे में पता चल गया। तो इसके बाद में जैसे ही मोहम्मद गौरी जो है उसकी मृत्यु हुई तो मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए इक्ताओं को बांट रखा था। अब ये इक्ता क्या होती थी, यानी इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, और मोहम्मद गौरी ने अपने इन जमीन के टुकड़ों को अपने कई सैनिक अधिकारियों को दे रखा था। और इन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि तुर्क साम्राज्य उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और अकेला मोहम्मद गौरी जो है वो पूरे के पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जो भी योग्य सैनिक अधिकारी थे उन अधिकारियों को इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य के जो भी हिस्से थे उन्हें इन्होंने बांट दिए। और इसी वजह से अगर हम देखें जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उस समय दिल्ली की सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था, तो भाई दिल्ली सल्तनत पर उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कई सारी कठिनाइयाँ भी आती है। अब देखिए हम डीप से बात कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बात करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल गया कि भाई तुर्क का आगमन कैसे हुआ, इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको शासन कैसे मिला, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे ही हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन पे बैठा 1206 में, कब बैठा दिल्ली सल्तनत पर 1206 में कब बैठा, 1206 में क्या हुआ था, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कहा जाता है कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। अब भाई आगे चल के हमको ये ध्यान रखना है कि भाई तुर्क जो है, तुर्क द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत भारत में पहले जो राज्य थे उनसे अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी ये सैनिक अधिकारियों द्वारा शासित होती थी, जो अपने जो भी इनके मालिक थे उनके प्रति निष्ठावान रही जाती है। और एक आप लोगों को एक कहावत कही जाती है, जब से ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कभी भी मोहम्मद गौरी की तख्त पे नहीं बैठे, यानी वो अपने जो भी मालिक थे उनके प्रति निष्ठावान रहे, उनके बगल में बैठते थे, उनका तख्त हमेशा खाली रहता था जब तक वो जीवित थे, उसके बाद में इन्होंने बैठा, उसके बाद में वो बैठते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि तुर्क राज्य जो पहले स्थापित हुए वो पहले भारतीय राज्यों से अलग थे, क्योंकि ये सैनिक अधिकारियों के हाथ में शासन था और उनमें वो सैनिक अधिकारी गुलाम भी हो सकते थे। परंतु भारत में इससे पहले जो शासक थे वो ऐसे नहीं थे, वो राजा ही राज करते थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या इससे पहले के और शासक रहे। इसकी मुख्य विशेषता ये रही थी क्योंकि ये एक सैनिक राज्य था। सैनिक राज्य मतलब राजाओं ने अपने सैनिक अधिकारियों को यहाँ पर तैनात कर रखा था और उनसे समय समय पे पक कर और अपने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने ऐसा कर रखा था। हम बात करेंगे डीप से इसके अंदर, हम आगे देखते हैं इसका संचालन जो है जो मुअज्जिदीन के जो गुलाम होते थे, मुअज्जिदीन के गुलाम वही करते थे। इन गुलामों में सबसे पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हम देखते हैं अगला जो गुलाम है ना, गुलाम। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठता है, बट इसके बाद में कुतुबुद्दीन का ही जो गुलाम था उसके शासन की बात करेंगे, इल्तुतमिश, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तख्त पे इस वजह से बैठा क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था और पुत्र ना होने की वजह से जो उसने अपने सैनिक अधिकारियों में अपने साम्राज्य को बांट रखा था, और जब मरा तो उन सैनिक अधिकारियों ने उन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरीके से भारत पर छोड़े गए साम्राज्य का अगर कोई वारिस बचा तो, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शासन के लिए छोड़ रखा था, तो वही यहाँ के शासक बन जाते हैं। अब इसके बाद में ध्यान रखना है, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। ये अपने स्वामियों यानी अपने साम्राज्य के अधिकारी जो है वो बनने में कोई असामान्य बात नहीं थी इनके लिए, क्योंकि उन पे उनका पूरा भरोसा था। और ये जो दास हुआ भी करते थे ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते थे। ये जिस तरीके से राजकुमार अपने शासन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बचपन से निपुण होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये दास भी निपुण थे। और यही रीज़न है कि भारत में अगर मुस्लिम साम्राज्य स्थायी रूप से अगर स्थापित हो पाया तो उसके लिए दास कहीं ना कहीं उल्लेखनीय जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना नियंत्रण रखते थे, और साहित्य और जो भी कला थी उसको भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा भी दिया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई दास वंश को क्या है, मामलुक वंश भी बोलते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई मामलुक वंश के बारे में बताइए तो कंफ्यूज नहीं होना, स्लेव डायनेस्टी को ही कहा जाता है, ठीक है। अब इन दासों को अत्यंत महंगे दामों पर बेचा जाता था, क्योंकि दास जो है उस समय सैनिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे, और ये अपने परिवार
जिनसे भी इनकी शादी होती थी तो वो उनके जो बच्चे होते थे वो भी आगे दासी कहलाते थे। और अगर हम देखें तो भाई उनकी मृत्यु, जो भी राजा रहा उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने कोई वारिस नहीं छोड़ा था कि यही अगला शासक बनेगा। तो ये हम देखते हैं कि जो भी राजा के क्लोज होते थे या जो भी दास या जो भी दास के बच्चे ज़्यादा गुणवान होते थे वही आगे चल के इस वंश के शासक बनेंगे। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन के लिए कि भाई आपको ये पता चल गया कि कैसे दास वंश की स्थापना हुई। तुर्कों में दास प्रथा की जो महत्वपूर्ण जड़ें थी या महत्वपूर्ण व्यवस्था इसको माना जाता था, और दासों को बड़े बड़े पद भी दिए जाते थे और उन्हें बड़े बड़े मौके भी दिए जाते थे क्योंकि दास उस समय के टैलेंटेड हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमने इस सिर्फ अभी बिल्कुल ही छोटा, अगर आप अपनी बुक को डाउनलोड करके देखेंगे तो बिल्कुल छोटे से पोर्शन को अच्छे तरीके से समझा है। अब आगे भी इसी तरीके से आप लोग अगर हमारी क्लास चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो आप हमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए गाइस, मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।